नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि जो कि भारत के नहीं अपितु विश्व के महान कवि माने जाते हैं, तो आज उनकी बात करते हैं जिनका नाम है महाकवि कालिदास। कालिदास के विषय में बहुत ही इनके जन्म के विषय में इनके जन्म स्थान के विषय में बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो आज हम आपको बिल्कुल संपूर्ण जानकारी देंगे। कक्षा 10 के लिए आता है, कक्षा 11-12 में भी आता है। आप बीए एमए कर रहे हैं तो भी कालिदास के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं महाकवि कालिदास के बारे में। देखिए, इनके जीवन के वृत्त के बारे में समझ लीजिए। इनके जीवन कैसा, इन्होंने जीवन में संघर्ष किया, उसके बारे में हम बताते हैं। महाकवि कालिदास के जीवन के वृत्त में कोई जो है हमें प्रमाणिक यानी कोई प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं होता कि इनका जन्म कहाँ हुआ। ये महाकवि कालिदास एक बाण कवि हैं, जो महाकवि बाण भट्ट हैं, आपके ही सिलेबस में रखा हुआ है महाकवि बाण भट्ट। तो बाण भट्ट के समान ही ये अपने जीवन के विषय में, जैसे बाण भट्ट ने अपने जीवन के विषय में कि वो कहाँ रहे और किस जन्म पर उत्पन्न हुए, अपने बारे पर नहीं लिखे। और देखिए, पहले के जो भी कवि रहे हैं वो अपने बारे में नहीं लिखते थे, आपको ये दिमाग में रखना है। तो जीवन के विषय में कोई सामग्री नहीं दी है, अतः अंतः साक्ष्य जो कुछ हमें, जो लोगों का कहना है कि भाई बाण भट्ट का यहाँ जन्म हुआ, कालिदास का यहाँ जन्म हुआ, ऐसे साक्ष्यों के आधार पर कालिदास का जन्म हम क्या बताते हैं। देखिए, कालिदास के कुछ परवर्ती काव्य यानी जो पहले के काव्य हैं, महाकाव्यों या नाटकों में भी कालिदास के जीवन के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। यानी कालिदास की जितने भी, कालिदास अपने स्वयं महाकाव्य, स्वयं इनकी 7 रचनाएं, जैसे इनके रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव, तो ये कहीं पर अपने जीवन के विषय पर जो है कालिदास नहीं बताते। ठीक है, आगे आपको समझना है। अतः वाहि साक्ष्य का जो है भी प्रायः अभाव है, केवल कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं, कुछ जो है किंवदंतियां प्रचलित हैं जिनके आधार पर कालिदास के जीवन, कालिदास के जो है जीवन पर जो है कुछ प्रभाव पड़ता है। आइए समझते हैं। कालिदास के जन्म के विषय में बहुत ही मतभेद चलता है। कोई विद्वान इन्हें काश्मीर का मानता है, तो कोई इन्हें जो है काश्मीरी सिद्ध करता है, और कोई इन्हें बंगाल का निवासी मानता है। यानी बंगाल वाले कहते हैं हमारे बंगाल में कालिदास हुए हैं, कश्मीर के विद्वान कहते हैं नहीं, हमारे कश्मीर में हुए हैं। जो बंगाल के हैं वो बंगाली मानते हैं, और उज्जैन के विद्वान जो है उज्जैनी निवासी मानते हैं। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े विद्वान को सभी लोग अपने अपने, भाई अगर आप ही के गांव के होंगे तो आप कहेंगे हमारे गांव के हैं कालिदास, वो कहेंगे हमारे गांव के कालिदास हैं, इस प्रकार से। तो उज्जैनी के विद्वान उज्जैनी जो है निवासी मानते हैं। अच्छा, कालिदास की एक मेघदूत कृति है जो खंड काव्य है, गीत काव्य है। इसमें कालिदास ने थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताया। कालिदास ने उज्जैनी के प्रति विशेष आग्रह और आदर भाव जो है प्रदर्शित किया है। किसमें? मेघदूत में। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि उज्जैनी के निवासी रहे होंगे या उज्जैनी के निवासी थे, लेकिन ये कोई संपूर्ण जानकारी नहीं है, कि प्रमाणिक जानकारी नहीं है। ऐसा अगर आपको देखिए किसी से लगाव है तो आपको समझा जाएगा कि आप इस गांव से हैं या अधिक समय उज्जैनी में रहे होंगे, ऐसा मान सकते हैं। मेघदूत में उज्जैनी नगरी के सौंदर्य, यानी जो उज्जैनी नगरी उसके सौंदर्य, और एक क्षिप्रा नदी है वहीं पर, और महाकाल के मंदिर का विशेष वर्णन कालिदास करते हैं। विद्वानों का कहना है कि ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे, और विक्रमादित्य के नवरत्न ये हैं। तो ये आपको नाम नहीं याद रखना है। अगर आपको 2-3 नाम याद रखना है तो आप इनमें से 2-3 का नाम याद कर सकते हैं। जैसे वराह मिहिर हो गया आपका, ठीक है, वररुचि हो गया। तो इन प्रकार से जो आपको सरल लगे ना, वो तो 2-3 का नाम आप लिख देना वहाँ पर, कि कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। और 2-3 अगर आपको नाम, धन्वंतरी हो गया, क्षणपक हो गए, इनका जिनका भी आपको नाम, शंकु, इनका तो जिनका भी आपको नाम आ जाए उन्हीं का जो है आपको नाम लिख देना है। ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना लिख देना है, कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में। ठीक है, विक्रमादित्य के सभा रत्नों में कालिदास का जो स्थान था वो महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद मित्रों यहाँ देखिए, कालिदास के विषय में, इनके विषय में एक मत और भी प्रचलित है कि उज्जैनी के राजा थे जिनका नाम है राजा भोज, कि ये सभासद थे। उज्जैनी के राजा थे भोज के, ये सभासद थे। और एक कथा और चल रही है, उनकी उस कथा के अनुसार इनका जो है श्रीलंका के राजा कुमार दास, यानी 500 ईस्वी से बताया जाता है, इनका जो संबंध है कुमार दास से बताया जाता है। इसके विषय में
अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं कालिदास के बारे में, अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, किंच कुछ किंवदंती अधिक चल पड़ी हैं। उसके अनुसार ये पहले कालिदास बड़े ही मूर्ख व्यक्ति थे। एक बार किसी राजा की कन्या ने, जिसका नाम विद्योत्मा था, कहा जाता है कि उस विद्योत्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि भाई जो भी उसे शास्त्रार्थ में, वो पंडित थी विद्योत्मा, तो कह रही थी कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं अपनी शादी उसी से कर लूंगी। अनेक विद्वान आए लेकिन जो है विद्योत्मा से हार गए, और विद्योत्मा काफी पढ़ी लिखी थी। ठीक है, तो प्रतिज्ञा से जो विद्वान उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से वह अपनी शादी करा लेगी या विवाह करा लेगी। अनेक उद्भट जो है विद्वानों को उसने हराया, जिससे पंडित समाज, यानी देखिए संस्कृत को ज्यादातर पंडित पढ़ रहे हैं, तो पंडित समाज को अपमानित होना पड़ा। अतः उन्होंने एक ऐसा मूर्ख खोज निकाला। किसने? पंडितों ने। भाई कहा हमारा अपमान हो रहा तो चलो कोई एक ऐसा मूर्ख निकालते हैं। एक ऐसा मूर्ख निकाला जो उसी डाल पर बैठा था, जिस डाल पर बैठा, मान लेते इस डाल पर, यहाँ पर कालिदास बैठे हुए, ठीक है, और ये डाल जो है यहाँ से पेड़ पर लगी हुई, ये पेड़ है आपका, तो यहाँ से जो है इसको काट रहे हैं, तो भाई काट देंगे तो नीचे नहीं गिर जाएंगे। ठीक है, ये जो है जैसे मान लेते हैं, देखिए ये पेड़ है आपका, ये पेड़ हो गया, ये इसकी शाखाएं, और मान लेते हैं ये इसकी एक शाखा है, ये इसकी शाखा। तो कालिदास यहाँ बैठ गए, कालिदास यहाँ बैठ गए, अब यहाँ से काट रहे हैं, इधर से पीछे से, तो इधर से काट देंगे तो ये पूरा पोर्शन जो है ये पूरा कहाँ गिर जाएगा? जमीन में गिर जाएगा, तो यहाँ से कालिदास भी टपक जाएंगे। ठीक है, तो वह अब उसी से विवाह, अनेक विद्वानों को उसने हराया, पंडित समाज को अपमानित होना पड़ा। उन्होंने ऐसा मूर्ख निकाला जो उसी डाल को काट रहा था जिस पर वह बैठा था। उन्होंने उसे ले जाकर राजकुमारी के सामने प्रस्तुत किया। कहा कि हे राजकुमारी, देखो एक विद्वान आए हुए, आज इनसे तुम्हें शास्त्रार्थ करना है। तो विद्योत्मा क्या कहेगी? ठीक है भाई, मैं कर लूंगी। उसी के सन्मुख जो है प्रस्तुत करते हैं। कहा गया कि आज पंडित महाशय का मौन व्रत है, यानी कि आज पंडित जी का जो है मौन व्रत है, यानी मौन व्रत में कोई बोलता नहीं। ठीक है, आता है ये संकेत के द्वारा शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्मा ने इसे स्वीकार कर लिया और शास्त्रार्थ शुरू हो जाता है। राजकुमारी ने एक उंगली दिखाई, उसके उत्तर में मूर्ख ने 2 उंगलियां दिखाई। फिर राजकुमारी ने 5 उंगलियां दिखा दी। कहीं एक उंगली में तुम नहीं मानते हो, तुम्हारी एक आंखी फोड़ डालूंगी। तो फिर कहे एक आंखी में क्या होगा, 5 आंखी फोड़ो। तो 5 उंगली दिखाई। तब उस मूर्ख ने उत्तर में कहा कि तुम मेरी मैं जो है वो जो कालिदास है वो मुट्ठी दिखा देता है। अब इनके प्रश्न उत्तर का जो भी अर्थ रहा हो, किंतु राजकुमारी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के बाद एक दिन मूर्ख कालिदास ने अशुद्ध शब्दों का उच्चारण कर गए, जिससे उनकी धर्म पत्नी ने उन्हें मूर्ख कह दिया और उनका जो है बड़ा अपमान किया। इस अपमान से पीड़ित होकर वे घर से बाहर निकल गए और अपना प्राण त्यागने के लिए सरस्वती एक कुंड है वहां पर वो कूद पड़ी, किंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने कालिदास की उपासना की। किसकी उपासना की? तो कालिदास की उपासना की। सरस्वती जी ने उनको वरदान दे दिया। अब क्या वरदान दे दिया, आइए देखिए समझते हैं कालिदास को कौन सा वरदान। विद्वान हो जाने के बाद जब वो घर लौटे तो अपनी पत्नी से कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देही, अरे पत्नी किवारा खोल दो, हम आ गए। अनावृत कपाटम द्वारम देही। तो पत्नी ने उनकी आवाज सुनकर पहचान कर भैया उत्तर दे दिया कि वही कालिदास है क्या। तो बोल दिया, अस्ति कश्चित वाग वासीसा। कहा जाता है कि कालिदास ने इनमें से 3 शब्दों को लेकर 3 काव्य ग्रंथ रचे। अस्ति से उन्होंने कुमार संभव, ये आपके पूछा जाता है टीजीटी में हो, अस्ति से कुमार संभव, और जिसका प्रारंभ अस्त्युत उत्तरश्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नागाधिराजा, ये पहला श्लोक है। ठीक है, और कश्चित से कश्चित कांता मेघदूत, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात प्रमत्ता, और वाक से रघुवंश वागर्थायु संप्रक्तो वागर्थे प्रतिपत्तये, ये पहला जो है श्लोक हो जाएगा आपका। इधर आइए, कालिदास के ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जन्म से वो कालिदास ब्राह्मण थे और शिव भक्त थे, किंतु अन्य देवताओं का भी आदर करते थे कालिदास। मेघदूत में, रघुवंश में इस बात के परिचायक हैं कि उन्होंने भारतवर्ष का, पूरे भारत का भ्रमण किया। यही कारण है कि उनका भौगोलिक वर्णन बड़ा ही सुंदर और स्वाभाविक है। उन्हें राजसी जीवन और राज परिवार का पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने दरिद्रता का वर्णन नहीं किया, जिससे मालूम होता है
कि उनका जीवन बड़ा सुखमय और शांत था। उन्होंने गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, शास्त्र, दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत, व्याकरण, छंद शास्त्र और काव्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया है। ऐसा उनके ग्रंथों से विदित होता है, जानकारी मिलती है। इतना लिखने के बाद मित्रों आपको क्या करना है, कालिदास की जैसे देखिए मालविकाग्निमित्रम हो गई, विक्रमोर्वशीयम हो गई, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो 3 आपको रचनाएं लिख देना है। आपको जो भी रचनाएं आ जाए तो 2-3 रचनाएं आपको लिख देना है, कालिदास की रचनाएं। ठीक है, ये देखिए आपकी कालिदास की जो रचनाएं, तो इनमें से जो भी आपको लिखना हो, जैसे नाटक इनका मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इनको आपको लिख देना है। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं लेना, मस्त इसी प्रकार लिख देना, अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। नमः संस्कृताय मित्रों। बस संस्कृत के लिए आप जुड़ जाइए, संस्कृत के लिए समर्पित चैनल है।